जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यह है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो है वो आ चुका है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक एटमॉस्फेयर के बारे में। अब देखो, जो लोग हैं वो पागल तो है नहीं जो क्रांति कर देंगे बेमतलब में। तो एक माहौल होना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिस वजह से जो लोग हैं वो गुस्सा हो जाए, जो वहाँ की सरकार है, जो राजा है, उससे नाराज़ हो जाए और उसके खिलाफ में एक रिवोल्ट कर दे, क्रांति कर दे। तो हम लोग बात कर रहे थे एक टाइमलाइन के बारे में। तो टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है। 1774 में जो लुईस 16 थे वो बन जाते हैं राजा जी। अब जो राजा जी है ना, उनके आने के बाद देश के अंदर कुछ सुधार हो नहीं रहा है, पैसा खजाने में है नहीं, और देश के अंदर चर्चा चल रही है टैक्स बढ़ाने के लिए। तो कहानी चलती है 1789 तक। अभी तक हम लोग देख रहे हैं इसके बीच का टाइम गैप, इसके बीच में क्या क्या घटनाएं होती है, इनके बारे में चीज़ें चलेंगी। लेकिन टैक्स बढ़ाने का वहाँ पे एक सिस्टम था। तो जो लुईस 16 था उसने विचार किया कि हाँ मैं टैक्स बढ़ा दूंगा। लेकिन इंडिया के अंदर कैसा था, राजा ने जो चाहा वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, किस तरीके से टैक्स यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो होता ये है कि जो मीटिंग है वो बैठाई जाती है स्टेट जनरल की। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं पूरे फ्रांस के अंदर, वो सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं एक हॉल के अंदर और आपस में बैठ के तय करते हैं कि हमको टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। तो ये फ्रांस की सोसाइटी है, किस तरीके की सोसाइटी थी फ्रांस की। पहला ग्रुप हो गया क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग होते हैं जो पंडित होते हैं, पादरी होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वो लोग हैं क्लर्जी। अगला है नोबल्स। नोबल्स मतलब फाइटर्स, जो लोग रक्षा करते हैं फ्रॉम द एनिमीज। और अगला जो स्टेट है, थर्ड जो स्टेट है यहाँ पर, उसमें बाकी सभी लोग आ जाते हैं फ्रांस के अंदर के, चाहे इसमें बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, सभी लोग, पीजेंट्स, आर्टिस्ट, जितने भी लोग हैं पूरे फ्रांस के अंदर, ये सब लोग आ जाते हैं। मेन जो टैक्स पेयर्स हैं वो यही लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ यही लोग टैक्स देते हैं फ्रांस की सोसाइटी के अंदर, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अनाउंसमेंट क्या गया कि हाँ भैया मीटिंग होगी, अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी लोगों को भेजना है आपको, उन लोगों को भेज दीजिए। तो अपने अपने लोगों को भेज दिया गया और सिर्फ जो राजा ही था ना, वही अनाउंस कर सकता था कि हाँ भैया हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। तो जितने लोग आना चाहें, मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, 300 लोग अपने ग्रुप से भेज दीजिए। लेकिन ये जो एक सिस्टम था, वे ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो सिस्टम था बड़ा ही खतरनाक था। क्योंकि 1614 में 1614 में पहली बार इसको, मतलब पहली बार नहीं, आखिरी बार इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद सीधा लगभग 150 साल बाद इसको यूज़ करने जा रहे थे लुईस 16 अंकल। जो हॉल ऑफ वर्साइल्स था उसके अंदर पूरा सेटअप बैठाया कि हाँ भैया यहाँ पर सभी लोग आके बैठेंगे और यहाँ पे हम वोटिंग करा के तय करेंगे। अब जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए। अभी जो बिल है ना, इसको पास कैसे किया जाएगा, सिस्टम क्या है। तो जो पहले और जो दूसरे स्टेट हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट हैं, ये दोनों ही स्टेट भेजेंगे 300 लोग अपने ग्रुप के अंदर से। मतलब ये हो गया दोनों का मिला के हो गया 600 लोग। अब जो थर्ड स्टेट है वो अकेला भेजता है 600 मेंबर्स को। तो यहाँ पर होगा 600 लोग, तो कुल मिलाकर 1200 लोग हो गए। यहाँ पे 1200 लोग एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि हाँ हमको टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ये देखकर आपको लगेगा कि वाह, सिस्टम हो तो ऐसा बड़ा ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अमीर गरीब सब एक साथ जाके बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर से देखोगे ना, वहीं तक डेमोक्रेसी है, नीचे से पूरा खोखला पड़ा है। इन्होंने और क्या शर्त रखी गई है, यहाँ पे शर्त रखी गई है जो पीजेंट्स हैं, आर्टिस्ट है और जो वुमेन है, वो एंटर नहीं कर सकती है असेंबली के अंदर, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है असेंबली के अंदर। और क्या बोलते हैं अंकल जी, और बोलते हैं कि हर एक स्टेट के पास एक वोट रहेगा। हर एक स्टेट के पास, हर एक पर्सन के पास नहीं। पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था ना कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अभी तक आया ही नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 स्टेट हैं, स्टेट A B C D, लेकिन यहाँ पर तीनों स्टेट के पास एक एक वोट रहेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या चीज़ है ना, दिक्कत बताते हैं तुमको। दिक्कत कुछ ऐसा है, ये क्या बोलेगा, टैक्स बढ़ा दो क्योंकि इसको देना नहीं है। ये बोलेगा टैक्स बढ़ा दो क्योंकि इसको भी देना नहीं है। लेकिन ये अकेला बोलेगा कि हाँ भैया हमको टैक्स देना पड़ता है, इसलिए टैक्स मत बढ़ाओ। तो यहाँ पर कौन सा बिल पास हो जाएगा, टैक्स बढ़ाने का बिल पास हो जाएगा। तो यहाँ पर चीटिंग हो रही है। तो जो राजा जी हैं वो तो धोखेबाज हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से लोग हैं ना, वो डिमांड करते हैं कि यहाँ पर हर एक इंसान को एक एक वोट मिलना चाहिए। तो लोग डिमांड क्या रखते हैं, डिमांड रखते हैं कि हर एक इंसान के पास एक एक वोट मिलना चाहिए। और ये आइडिया किसने दिया था, तो आइडिया दिया था रूसियो, जो फिलोसोफर थे। इन्होंने किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस किताब में इन्होंने बताया कि हर एक इंसान के पास वोट होना चाहिए, राइट टू वोट जो है वो होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, तभी हर एक इंसान अपनी बात को सामने रख पाएगा। लेकिन यहाँ पर हर एक इंसान वोट नहीं डाल पा रहा है। अगर हर एक इंसान डालता तो क्या होता, देखो यहाँ पर 600 लोग, यहाँ पर 300 लोग हो गए,
यहाँ पर 300 लोग हो गए और यहाँ पर 600 लोग हो गए, तो यहाँ पर एक फेयर कंपटीशन होता है कि हाँ भैया वोट हाँ भी जा सकता है, ना भी जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पूरा सब कुछ सेटअप हो रखा है पहले से कि हाँ भैया टैक्स तो बढ़ ही जाएगा। जब यहाँ पे एक फेयर डेमोक्रेटिक कंपटीशन नहीं होता है, इसके बाद जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो तय करते हैं कि हम वॉकआउट करेंगे। वॉकआउट का मतलब होता है कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं भैया, जयराम जी के बोल के वहाँ से बाहर निकल गए। अब बाहर निकलने के बाद इन्होंने अपने आप को फील किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल फ्रांस नेशन। इसका मतलब है ये कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, पूरा मतलब अमीर भी नहीं है नोबल्स और क्लर्जी जितने, और गरीब भी नहीं है लेबर की तरह, पीजेंट की तरह। तो इन्होंने अपने आप को देखा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट और पूरे फ्रांस के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह इन्होंने अपने आप को देख लिया। और इन्होंने कसम खाई कि अब हम एक संविधान बनाएंगे और उसी संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाएंगे। तो ये लोग वहाँ से निकले 20 जून को और चले गए कहाँ पर, चले गए एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर, वर्साइल्स में ही जगह है वहाँ पर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर चले गए। और इन्होंने कसम खाई कि भैया जब तक हम एक संविधान को नहीं बना देते, एक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना देते और जो हमारा जो मोनार्क है उसकी जो पावर्स है उसको लिमिट नहीं कर देते, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और इस पूरे जो सेटअप था, जो लोगों का ग्रुप था, इसको लीड किया था माराबाऊ और अबी ने। ये दोनों के दोनों ही नोबल्स थे। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कुछ नोबल्स भी हैं जो चाहते हैं कि हाँ हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप करे, आगे बढ़े और सबके पास राइट टू वोट हो कम से कम। और ये जो इमेज है ये उसी इमेज को दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो ये अंकल जी हैं लीडर बन के यहाँ बैठे हुए हैं और सबको बता रहे हैं कि हाँ हाँ बताओ क्या क्या तुम्हारी क्या मांगे हैं, तुम्हारी क्या मांगी है, ये भी लिख देते हैं, तुम्हारे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, चलो ये भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे संविधान को बनाया था। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो मीराबाऊ थे ना, ये अंकल नोबल थे और जो अभी थे ना ये थे वहाँ के प्रीस्ट। तो मतलब ही दोनों के दोनों जो थे ये दोनों ही एक इन्फ्लुएंशियल पीपल थे। इनकी जो सोसाइटी इसमें दबदबा था, लोग बात मानते थे। लेकिन उसके बाद भी ये लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो कि सोसाइटी में एक ऊंच नीच का यहाँ पर जो दायरा है वो बना रहे। ये चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर बदलाव है और कुछ अच्छा हो। अब ये जितने भी लोग थे थर्ड स्टेट वाले, इन सब ने सोचा कि हाँ भैया हम संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और ये सोच के लोग हो गए अंडरग्राउंड। अब इस लोग जब अंडरग्राउंड हुए ना तो बाहर देखो क्या हो गया, बाहर यहाँ पे खाने की कमी हो गई। जो ब्रेड हार्वेस्ट हुआ इस वजह से जो कीमतें थी ब्रेड की वो कीमतें बढ़ गई। अब देखो ये लोग ब्रेड खाते हैं, रोटी नहीं खाते, है ना, उनका पता नहीं सिस्टम ही अलग है। हमारे यहाँ तो ब्रेड अंग्रेज लेकर आए थे, लेकिन हम लोगों ने रोटी का इन्वेंशन किया है। ये लोग ब्रेड खाते हैं तो चावल खाते हैं, इनको रोटी बनाना नहीं आता। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अब जब ब्रेड की कमी हो गई, कीमतें बढ़ गई, तो लंबी लंबी लाइन लगने लग गई बेकरी के बाहर। जो लोग थे वो गुस्सा हो गए और ज़्यादा। लोग बौखला गए राजा के ऊपर कि राजा कैसा आदमी है, खाने को पूरा नहीं दे रहा पूरे राज्य के अंदर। और राजा को लगा कि भैया हालात जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। ये दिक्कत उसने जो अपनी सेना थी उसको बोला पेरिस के अंदर आप जाइए और जो सिचुएशन है ना उसको संभालिए, जो लोग हैं जो भड़के हुए हैं उसको शांत करिए, माहौल जो इधर ठंडा करिए। अब जब सेना सड़कों पर आ गई तो जनता को लगा कि राजा जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ टैक्स बढ़ाने के लिए। जो सेना है वो डंडा वंडा मार के हमको बोलेगी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा हमको दो। तो लोगों को लगा कि अब हमारे साथ होगी ज़बरदस्ती और लोग भड़क गए। तो 14 जुलाई को लोगों का जो गुस्सा था वो फूटता है। और जो वेस्टाइल होता है ये एक फोर्ट है जहाँ पर कुछ कैदी हुए रखे हुए हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। तो एक किला है, इस किले को फोड़ दिया उन्होंने, जाके किला डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया, जो डॉक्यूमेंट्स उसे जला दिया गया। और जो अफवाह थी कि हाँ भैया सेना आ रही है, टैक्स हमसे वसूलेगी, ज़बरदस्ती कर रही है हमारे साथ, ये जो अफवाह थी धीरे धीरे पूरे फ्रांस के अंदर फैल गई। गांव से गांव, शहर से शहर फैलना चालू हो गई। और जो लोग थे और ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने क्या किया, लूट लिया, जाके जितना खजाना रखा हुआ था, खाना पीना जितना खाया हुआ सब लूट लिया। जो डॉक्यूमेंट थे उन सबको जला दिया गया। कुछ नोबल्स जो थे वो अपने भागे, यहाँ से पूछ उठा कर भाग गए दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, ऑस्ट्रिया हो गया, आजू बाजू की जो कंट्रीज़ थी वहाँ भाग गए कि जब चलो भैया जिंदा रहेंगे तो राजा वाजा बनते रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ हम रहे तो जनता है वो बना देगी हमारा बाजा। तो अब क्या होता है, जो लुईस 16 होता है उसको इन्होंने मारा नहीं। उन्होंने बोला कि सर आप जिंदा रहिए, क्योंकि हमने जो संविधान बनाया है ना उसमें आप यहाँ पर हो, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, मतलब राजा रहेगा, साथ में संविधान भी रहेगा। इस तरीके का सिस्टम हमने बनाया है। अगर आप मर जाओगे तो फिर हमारे यहाँ पे कौन बैठेगा। अब जो क्रांति है वो सब ठंडा हो गया है, क्रांति का माहौल एकदम शांत हो गया है, राजा जी जो हैं वो जिंदा है। अब जो लोग हैं ना इन्होंने क्या क्या मांगे रखी, डिमांड रखी नहीं, उन्होंने बंदूक रखा सर पे राजा के और बोला बात मान हमारी। उन्हें पर डिमांड क्या क्या थी, उन्होंने कहा कि जो फ्यूडल सिस्टम है आपका कि भैया टैक्स आप ही दोगे, हम टैक्स नहीं देंगे, वी आर प्रिविलेज हैं, हम नोबल्स हैं, हम क्लर्जी हैं, ये सिस्टम गलत। टैक्स आप सबको देना पड़ेगा पूरी सोसाइटी के अंदर, सिर्फ 2-4 लोग नहीं देंगे। और इन्होंने क्या बोला, जो क्लर्जी क्लास है ना इसके पास प्रिविलेज बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब फ़ायदा मिलता है इनको बहुत सारी चीज़ों पे, सब फ़ायदा छीन लो इनसे। और इन्होंने बोला जो हम टैक्स पे करते हैं क्लर्जी को,
जो हमारे जो प्रीस्ट हैं, फादर हैं, उन सब को हमसे टैक्स अब नहीं देंगे। और जो ज़मीन रखी हुई थी चर्च के पास वो भी छीन ली गई। तो ये मैप है पूरे फ्रांस का, किस तरीके से किस किस जगह से जो रिवोल्ट है वो खड़ा होता है और किस किस दिशा में मूव करता है और धीरे धीरे पूरे फ्रांस को कब्जा लेता है, अपने हाथ में ले लेता है कि हाँ भैया सत्ता आपसे हमारे ही हाथ में रहेगी। अब क्या होता है, पूरा जो शांति जो रिवोल्ट का माहौल था वो पूरा शांत हो गया है। ये जो संविधान था वो आ चुका है। अब पूरा फ्रांस में एक बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है, संविधान रहता है लेकिन साथ ही साथ एक राजा भी रहता है। जैसे आज की तारीख में इंग्लैंड के अंदर है रानी रहती है वहाँ पर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी रहता है साथ साथ। इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना, वही राजा रानी की यहाँ पर पोस्ट होती है। अब किस हिसाब से चीज़ चलती है, यहाँ पे 1791 के अंदर यहाँ पे संविधान बन गया, पूरा लागू किया गया। इन्होंने जो यहाँ पे राजा था ना उसकी पावर को लिमिट कर दिया, क्योंकि राजा था बड़ा मनमाना किस्म का था। तो राजा को बोला, राजा जी अब आप शांत रहिए, यहाँ पर पावर को लिमिट कर दिया गया। इन्होंने एक मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर लेजिस्लेटिव था, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशरी था। और आज की तारीख में इंडिया समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न क्या पूरी दुनिया ही इस सिस्टम को फॉलो करती है। मतलब बड़ी ही अच्छी तरीके से ये एक मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है, इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ वोट वही डालेगा जिसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, साथ ही में वो एक मेल होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, और वो टैक्स पेयर होना चाहिए। मतलब वो इनकम टैक्स देगा। और टैक्स कितना होना चाहिए, टैक्स कम से कम इतना होना चाहिए जितना एक मजदूर 3 दिन के अंदर कमा लेता है। मतलब एक मजदूर की 3 दिन की कमाई एज अ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, तब आप कहलाओगे एक्टिव सिटीजन। और एक्टिव सिटीजन ही सिर्फ और सिर्फ वोट डाल सकते हैं। और बाकी जो लोग बच गए, जो टैक्स नहीं देते हैं, बच्चे हो गए, हाँ बड़े आदमी जो टैक्स नहीं देते हैं, और जो औरतें हो गई, वो सब होंगी पैसिव सिटीजन और इनके पास राइट टू वोट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इनकी शर्त थी। अगला इन्होंने क्या रखा, इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है जिसके मतलब संविधान जिसने बनाया, संविधान किसने बनाया था, जो थर्ड स्टेट के जो रिच क्लास के लोग थे ना, अमीर लोग जो थे, उन्होंने बनाया। और उन्होंने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा जो इंसान टैक्स पे करता है ज़्यादा से ज़्यादा वही बन सकता है यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये शर्त थी आपको क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ नेचुरल राइट्स थे। नेचुरल राइट मतलब इंडिया में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हर एक इंसान के पास रहेंगे, चाहे वो एक्टिव सिटीजन हो या फिर पैसिव सिटीजन हो। राइट्स क्या हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वल टू बिफोर लॉ। मतलब बड़ा ही एक एडवांस कहेंगे इसको, एडवांस सिस्टम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने देश के अंदर। अभी तक इंडिया तो कॉलोनी बन रखा है ब्रिटिशर्स की, लेकिन फ्रांस के अंदर यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। और यहाँ पे जो सरकार है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहेगी, उसका कुछ कर्तव्य है। जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसका कर्तव्य बनता है कि वो हर एक इंसान की जो नेचुरल राइट्स हैं उनको बचाएगी, उनका रक्षा करेगी। ऐसा ना हो कि जो सरकार है वो बोलेगी जनता को कि नहीं आप मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते हो, तो ये बिल्कुल ही गलत रहेगा और जो नेचुरल राइट्स है ना उनके अगेंस्ट जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 था, ये हो गया कंप्लीट। अगले हम लाएंगे पार्ट नंबर 3। इसके अंदर इसके आगे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।